नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आईयूआई क्या होता है, आईयूआई कब करते हैं, किन किन कंडीशन में करते हैं और कब आईयूआई नहीं करते हैं। हमारे पास कोई कपल आते हैं ये कंप्लेन लेके कि काफ़ी दिनों से नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी हो नहीं रही है। ऐसी कंडीशन में हम पहले कपल को कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। उसके इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम प्लान करते हैं कि इस पेशेंट के लिए आईयूआई ठीक रहेगा। अब पेशेंट को दिमाग में पेशेंट के ये क्वेश्चन आता है कि आईयूआई होता क्या है, ये नेचुरल से कैसे इसमें डिफरेंस है और ये कैसे किस तरह से हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि आईयूआई क्या है। आईयूआई का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूटेराइन मतलब बच्चेदानी की कैविटी के अंदर, इंसेमिनेशन मतलब हस्बैंड के शुक्राणु को डालना। मतलब इसमें हम जो शुक्राणु होते हैं, जो सीमेन होता है, उसको कैविटी के अंदर डालते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जो नेचुरल कांटेक्ट होता है उसमें शुक्राणु कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं और उसमें और आईयूआई में क्या डिफरेंस है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो पार्ट होते हैं फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी के लिए, वो क्या क्या होते हैं। तो इस चीज़ को हम एक छोटे से डायग्राम से मैं आपको बताऊंगी कि मोटा मोटा क्या पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। आइए इस डायग्राम से देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्या क्या पार्ट होते हैं जो हमें प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, कैसे प्रेगनेंसी होती है, ये हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये जो है योनि है जिसको हम वजाइना बोलते हैं। ये वजाइना की ओपनिंग होती है। ये हमारी गर्भाशय है, बच्चेदानी। ये उसकी कैविटी है, ये उसका मुख है और ये दोनों तरफ ट्यूब है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये हमारा अंडाशय है और ये अंडाशय जो है वो बच्चेदानी से जुड़ा हुआ है। अब नॉर्मली जो नेचुरल कांटेक्ट होता है उसमें जो शुक्राणु है वो हमारा यहाँ पे वजाइना में डिपॉजिट होता है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली जब हम गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें वजाइना और बच्चेदानी का मुख्य दिखता है, बाकी जो पार्ट होता है वो पेट के अंदर होता है। तो जो शुक्राणु हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, फिर वो यहाँ से मुख से ट्रैवल करते हैं, फिर कैविटी में जाते हैं, कैविटी के बाद ट्यूब में जाते हैं, ट्यूब में यहाँ से अंडाशय से अंडा आता है जो ट्यूब में आता है, फिर दोनों ट्यूब में मिलते हैं, फिर भ्रूण बनता है, वो आके यहाँ कैविटी में दीवार से चिपक जाता है और ऐसे हो जाती है प्रेगनेंसी। नेचुरल प्रेगनेंसी की यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन जब हम इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन करते हैं तो उसमें डायरेक्ट शुक्राणु को कैविटी के एक प्लास्टिक का पतला सा कैनुला होता है, उसको यहाँ से ले जाके मुख से होते हुए यहाँ पे कैविटी के अंदर शुक्राणु को डाल देते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि शुक्राणु जो है वो उनको ये डिस्टेंस नहीं चलना पड़ा, सीधे कैविटी में आ गए। तो ये हमें बेनिफिट हो गया। इस डायग्राम से हमने ये समझ लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके पार्ट क्या होते हैं। अब जो नेचुरल कांटेक्ट होता है उसमें जो शुक्राणु होते हैं वो वजाइना में मतलब योनि में जाके डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद से वो बच्चेदानी का जो मुख होता है उसके थ्रू जाके कैविटी में जाते हैं। वहाँ से फिर वो जो हमने आपको बताया कि दोनों तरफ ट्यूब होती है उसमें ट्रैवल करते हैं और जो ट्यूब होता है उसी में फिर अंडाशय से अंडा आता है, वहीं पे शुक्राणु और अंडा दोनों मिलते हैं और फिर भ्रूण बनता है और वो आके बच्चेदानी में चिपकता है, फिर प्रेगनेंसी होती है। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि जो जो शुक्राणु के ट्रैवल करने का, जो चलने का डिस्टेंस है वो आधा हो गया, क्योंकि भाई नेचुरल कांटेक्ट में वजाइना में शुक्राणु थे, फिर उनको चल के ऊपर तक जाना पड़ा कैविटी तक। लेकिन जो हमने इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन किया उसमें सीधे हमने शुक्राणु को कैविटी में डाला, तो इससे ये बड़ा फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो शुक्राणु हम डालते हैं
उसको हम वॉश करके डालते हैं, उसको हम प्रिपेयर करके डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे अच्छी क्वालिटी के जो शुक्राणु होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं और जो गंदगी होती है वो भी हम निकाल देते हैं। तो इससे हमें प्रेगनेंसी का जो रेट है वो बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन क्या होता है। अब आगे हम बात करेंगे कि इस इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन को किस किस कंडीशन में करते हैं, किस किस पेशेंट में ये हेल्पफुल रहेगा। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता क्या है? अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे पेशेंट के सारे इन्वेस्टिगेशन, कपल के सारे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल हो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कॉज नहीं मिल पा रहा है। फॉर एग्जांपल कि जो फीमेल होती है उसके प्रेगनेंसी के लिए जो भी ऑर्गन है, जैसे कि उसकी बच्चेदानी नॉर्मल हो, उसकी कैविटी नॉर्मल हो, दोनों तरफ की ट्यूब खुली हुई हो, अंडाशय से अंडा बन रहा हो, वो अंडा जो है वो ट्यूब में आ रहा हो, हस्बैंड वाइफ में जो संबंध बनते हों वो नॉर्मल हो, हस्बैंड के जो शुक्राणु हो वो भी नॉर्मल हो, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो इसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी और इसमें IUI काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो शुक्राणु की हम हस्बैंड की जांच करते हैं उसमें जो शुक्राणु है वो कुछ कम मात्रा में है, तो ऐसे में हम जब सीमेन प्रिपेयर करके डालते हैं तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है और इससे हमें बेनिफिट हो जाता है IUI करने से। तीसरी एक कंडीशन ये होती है कि जो पेशेंट है, वाइफ है, उसके जो बच्चेदानी का मुख है उस पर कभी कभी हस्बैंड के शुक्राणु के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगता है। इससे क्या होता है कि जो एंटीबॉडी है वो स्पर्म को किल कर देता है। तो इससे फिर अब IUI में कैसे फ़ायदा होता है इसमें, क्योंकि हमने देखा कि सीधे हमने यूट्रस के अंदर डाल दिया तो सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह है वो बाईपास हो गया, तो इससे हमें बेनिफिट हो गया IUI करने से। फिर चौथी कंडीशन ये हो जाएगी कि अगर हस्बैंड वाइफ को नेचुरल कांटेक्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसे में हमें IUI हेल्पफुल होगा। पांचवी एक कंडीशन ये हो गई कि किसी अगर प्रोफेशनल रीज़न की वजह से हस्बैंड वाइफ जो है वो साथ में नहीं रह पा रहे हैं, जो फर्टाइल पीरियड हमारा होता है उस समय वो कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो इसमें IUI काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि डोनर IUI क्या होता है। डोनर IUI जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि डोनेट किया हुआ, इसमें जो शुक्राणु होते हैं वो हस्बैंड के नहीं होते हैं। इसमें हम जो शुक्राणु होते हैं वो लैब से लेते हैं और फिर बच्चेदानी के अंदर डालते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा करते क्यों है, किस कंडीशन में हम ऐसा करेंगे। तो पहली एक कंडीशन हो गई जिसमें कि हस्बैंड के शुक्राणु बन ही नहीं रहे हैं, तो इसमें और ऐसी कुछ कंडीशन है जो कि करेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे में डोनर IUI काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि हस्बैंड के शुक्राणु जो है वो कम है, कम मात्रा में है और इसमें IVF ICSI इससे फ़ायदा होगा, लेकिन फाइनेंशियल रीज़न की वजह से कपल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसमें हम डोनर IUI, कुछ कपल डोनर IUI के लिए जाते हैं तो ये ऐसे उनको हेल्पफुल हो जाता है। फिर तीसरा कंडीशन ये है कि हस्बैंड में कुछ ऐसी बीमारी है जो कि बच्चे में चला जाए तो बच्चे के लिए नुकसान होगा, तो वहाँ भी डोनर IUI ठीक रहता है। अब हम बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में IUI नहीं करेंगे, IUI करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहली कंडीशन ये हो गई कि दोनों नली जो है, पेशेंट की दोनों नली जो है वो बंद हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया, सारे ऑर्गन बता के समझाया कि सबसे पहले जो है शुक्राणु योनि में जाते हैं, फिर उसके बाद से बच्चेदानी के मुंह के रास्ते, फिर कैविटी में, फिर दोनों ट्यूब में जाते हैं, वहाँ पे अंडा आता है अंडाशय से, फिर वहाँ पे भ्रूण बनता है, फिर वो कैविटी में जाके चिपकता है और इस तरह से प्रेगनेंसी होती है। लेकिन अगर ट्यूब ही बंद हो तो फिर तो शुक्राणु और अंडा मिल नहीं पाएंगे, तो ऐसे में फिर IUI से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे पेशेंट के लिए फिर IVF ठीक रहेगा। फिर एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कि शुक्राणु बहुत ही कम है पेशेंट के अंदर, तो बहुत कम है तो उससे IUI में फ़ायदा नहीं होगा, इसमें भी IVF हेल्पफुल रहेगा। तीसरी कंडीशन हो गई कि जो पेशेंट है उसकी एज 40 ईयर से ज़्यादा है। अब 40 ईयर से ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में हम बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे IVF के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे IUI नहीं करेंगे।
फिर चौथी कंडीशन हो गई जिसमें कि अगर जो बच्चेदानी का मुख है या बच्चेदानी है उसमें इन्फेक्शन है, संक्रमण है, तो इसमें भी IUI अवॉइड करेंगे। फिर पांचवी कंडीशन हो गई कि जो फीमेल है उसका अंडे का जो रिजर्व है, जो भंडार है, वो कम है, तो फिर हम इस पेशेंट में भी IVF के लिए जाएंगे, IUI नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये जाना कि इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन क्या होता है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन को किस किस कंडीशन में करते हैं और कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, और हमने ये भी जाना कि डोनर IUI क्या होता है। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या, ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, पार्ट क्या क्या होते हैं, ये भी देखा। अब हमने कपल को एडवाइस किया कि IUI कराना है, कपल रेडी भी हो गए कि हाँ हमें IUI के लिए जाना है, तो अब उनको हमें कब बुलाना है, क्या क्या स्टेप्स से कपल को गुजरना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स होते हैं IUI के, IUI कैसे करते हैं, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे और भी सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन को लेके, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछें और मैं उसका आपको आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।